हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर अर्पिता चौरसिया है और आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में लर्न इंग्लिश बाय डॉक्टर अर्पिता चौरसिया। हमने एक सीरीज स्टार्ट की है बीए की, बीए इन इंग्लिश लिटरेचर की, जिसमें मैं एक यूनिवर्सिटी के सारे जो यूनिट्स है उसको कंप्लीट करूंगी। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर की सीरीज, जिसमें मैंने कल यूनिट 5 की एक शॉर्ट स्टोरी को डील किया था। आज मैं डील करने वाली हूँ यूनिट 2, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। आपको पता है कि इस सेमेस्टर में आपको प्रोज पढ़ना है। प्रोज जो कि आमतौर में जिस भाषा में हम बात करते हैं उसे प्रोज कहते हैं, तो वो इजी होता है। तो प्रोज हमें पढ़ना है। प्रोज में सबसे पहले हमें पढ़ना है इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश का मतलब होता है जब हमारे इंडिया के राइटर्स ने इंग्लिश में लिखना शुरू किया और वो दूसरे देशों तक पहुंचा और लोगों ने हमारे कल्चर के बारे में पढ़ना शुरू किया, तो एक रिवॉल्यूशन आया। तो वो राइटर्स जो है वो इंडियन राइटर्स इन इंग्लिश कहलाते हैं। तो सबसे पहले मुल्क राज आनंद, आर के नारायण, अहमद अली और राजा राव, ये फोरमोस्ट पिलर्स थे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के। तो हम इस सेमेस्टर में पढ़ने वाले हैं शॉर्ट स्टोरीज। तो शॉर्ट स्टोरी पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यूनिट 2 में आपको पढ़ना है एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी। मतलब एक शॉर्ट स्टोरी के लिए आपको क्या क्या चीजें चाहिए होती है। हम जब कुछ खाना वगैरह बनाते हैं तो हमें उसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं ना। अगर पनीर की सब्जी बनानी होती है तो पनीर, टमाटर, प्याज चाहिए होता है। उसी तरह कुछ शॉर्ट स्टोरी लिखने के लिए भी हमें कुछ चीजें चाहिए होती है, तभी एक स्टोरी बनेगी। तो एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी का सबसे पहला आपका यूनिट का टॉपिक है प्लॉट। तो प्लॉट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर पनीर की सब्जी में पनीर ही नहीं तो वो पनीर की सब्जी नहीं। उसी तरह अगर शॉर्ट स्टोरी में, अगर स्टोरी में कहानी नहीं, एक किरदार की इवोल्यूशन नहीं, तो वो कहानी नहीं। तो शॉर्ट स्टोरी में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि शॉर्ट स्टोरी जो होती है, नॉवेल जो होती है एक बहुत बड़ी कहानी होती है, और शॉर्ट स्टोरी में हम छोटी सी एक प्रोटोगनिस्ट होता है, उसके चारों तरफ कहानियां घूमती है और वो छोटी सी होती है। तो शॉर्ट स्टोरी से नाम ही से समझ में आ रहा है। तो प्लॉट जो होता है, एक किरदार को कैसे वो आगे बढ़ता है, एक स्टोरी, एक उसका जो जो सारे इंसिडेंट्स उसके चारों तरफ घूमते हैं, वो प्लॉट कहलाता है। ये होती है, जब प्लॉट ही नहीं रहेगा तो स्टोरी नहीं रहेगी। तो उसकी कहानी के जो किरदार के साथ जो इंसिडेंट्स होते हैं वो प्लॉट कहलाते हैं। दूसरा आपका टॉपिक है कैरेक्टराइजेशन। शॉर्ट स्टोरी में कैरेक्टर होंगे, ऑफ कोर्स किसी की तो चारों तरफ कहानी घूमेगी, वही होगा उसका प्रोटोगनिस्ट और वही होगा उसका कैरेक्टर। कैरेक्टर वो होता है जिसकी स्टोरी बताई जाती है, जिसका चरित्रांकन किया जाता है। जैसे कि अगर मेरी कहानी बताई जाएगी तो मैं सबसे पहले मेरा नाम लिखा जाएगा कि ये एक डॉक्टर अर्पिता चौरसिया है और ये ऐसी है वैसी है, और मेरा जो चरित्र है, मैं कैसे पढ़ी, मैं कैसे लिखी, आज मैं यूट्यूब बना रही हूँ। तो ये मेरा जो मेरे चरित्र जो आगे बढ़ा, मेरा जो कहानी आगे बढ़ी, वो कैरेक्टराइजेशन होता है। कि राइटर जो है एक किरदार के बारे में जो आगे बढ़ा था उसको कैसे वो दिखाता चाहता है, अपने किरदार को, अपनी सोच को कैसे दिखाना चाहता है, वो उसका कैरेक्टराइजेशन होता है। फिर आता है तीसरा, नैरेटिव टेक्निक। किसी भी चीज को बनाने की एक टेक्निक होती है, किसी भी चीज को करने की एक टेक्निक होती है। आप उस टेक्निक के बिना काम करोगे तो आप स्किललेस पर्सन होगे, और वही जो काम किसी टेक्निक, जो इंसान किसी काम को करता है, अगर वो उसमें स्किल्ड है तो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा। तो अगर उसकी टेक्निक हमें पता है तो हम ज्यादा अच्छा काम करेंगे। तो टेक्निक्स आते हैं बहुत सारे। हम कैसे किसी कहानी को सुंदरता से बता सकते हैं कि लोग उस कहानी को पढ़े। मैं राइटर नहीं हूँ, मैं अगर कुछ लिखूंगी तो एक लड़का था, और मैं बार बार स्ट्रीट यूनियन के बारे में बता रही हूँ जो आपके कोर्स में भी है। जैसे कि एक लड़का है, चंदू है, उसने नाई की दुकान खोली, लेकिन राइटर ने उसको कितनी सुंदरता से बताया कि वो ऐसे फील करता था, ऐसे बातें करता था। तो उनका जो टेक्निक था वो बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग था। तो उस टेक्निक को, किसी कहानी को बताने के तरीके को, उसमें बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। तो उन टेक्निक्स को ऐड करके, लाइक जैसे पहला प्लॉट की अगर टेक्निक जोड़े तो प्लॉट में क्या करते हैं, फ्लैशबैक्स डालते हैं और फोरशैडोइंग डालते हैं और बहुत सारी चीजें डालते हैं कि पीछे की बातें याद आ रही हैं, आगे की बातें याद। आपने कई फिल्म्स देखी होगी जिसमें क्या होता है कि पीछे की बातें, जो कैरेक्टर रहता है वो कुछ पीछे का याद करता है, फिर आगे का बात याद करता है। तो ये सब सारी चीजें किसी चीज को एंगेज करती है हमें उस स्टोरी में, और आगे देखे क्या होता है, आगे देखे क्या होता है, तो मजा आता है। तो वही राइटर की जीत होती है। फिर पर्सपेक्टिव।
पर्सपेक्टिव एक टेक्निक होती है। पर्सपेक्टिव टेक्निक क्या होती है कि हम एज अ राइटर, मैं लिख रही हूँ तो मेरा पर्सपेक्टिव क्या है, क्या मैं फर्स्ट पर्सन से लिख रही हूँ, क्या मैं ही बता रही हूँ कहानी, या मैं थर्ड पर्सन, कि मैं एज अ प्रेजेंट हूँ वहां पे और मैं किसी और के थ्रू बता रही हूँ ये कहानी, जो मुझे बताना है, मुझे कहानी के थ्रू जो भी बताना है मैं बता रही हूँ दूसरे के थ्रू, या मैं ही फर्स्ट पर्सन, यानी या मैं ही वो कहानी की किरदार हूँ, या थर्ड पर्सन, या मैं उसको देख रही हूँ और मैं बता रही हूँ कि ऐसे ऐसे कहानी चल रही है। तीसरा स्टाइल, स्टाइल कैसा है राइटर का, क्या स्टाइल इस्तेमाल कर रहा है, किस तरीके से उसकी राइटिंग स्टाइल लूज है या बहुत कंक्रीट है, बहुत अच्छा लिखता है, या बहुत उसकी कहानी बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत सस्पेंस है, वो उसका स्टाइल होता है। कैरेक्टर यूज कर रहा है, कैसा कैरेक्टर यूज कर रहा है, थीम क्या है उसका, किस टाइप का थीम है, सस्पेंस है, मिस्ट्री है, हॉरर है, सिंपल है, साईफाई है, स्मूथ स्टोरी है, और उसका जॉनर क्या है। जैसे बार्बर स्ट्रेट यूनियन की स्टोरी का जॉनर था कि एक लड़का था, बहुत उसका एडमिरेशन वाला जॉनर था। और अब हमारा आता है चौथा एलिमेंट है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में आपको बताया जाएगा कि एक स्टोरी में क्या, एक किसी चीज का, किसी कोई बिल्डिंग बनती है तो उसका स्ट्रक्चर होता है ना, सीधे जाएगा, उसमें 10 माले होंगे, उसकी स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इतना ऊंचे दीवार होगा। तो उसी तरह किसी भी चीज को बनाने के लिए स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। तो स्ट्रक्चर में आती है 5 चीजें। पहली चीज होती है एक्सपोजिशन, दूसरी चीज होती है राइजिंग एक्शन, तीसरी चीज होती है क्लाइमेक्स, चौथी चीज होती है फॉलिंग एक्शन, और फिर होता है रिजोल्यूशन। यस, एक्सपोजिशन क्या होता है कि सबसे पहले राइटर जो है वो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन करता है, सेटिंग के बारे में बताता है, कैरेक्टर के बारे में बताता है, और चीजों के बारे में बताता है कि इट इज जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द स्टोरी। एंड देन द सेकेंड वन इज राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन में नई नई चीजें खुलती हैं, कैरेक्टर को क्या क्या कंफ्लिक्ट फेस करना है, कैरेक्टर के लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस है, कैरेक्टर को क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी होती, ये होता है राइजिंग एक्शन, कैरेक्टर को क्या क्या फेस करना है। एंड देन आता है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स में क्या होता है कि चीजें जो है बिल्कुल पीक पे आ जाती हैं, जितना जितना चैलेंजेस है वो सब कैरेक्टर जो फेस कर रहा है वो बिल्कुल पीक पे है, और रिजल्ट का बिल्कुल सामने सामने आता, पता चल जाता है कि अब कुछ दिन में रिजल्ट जो है वो राइटर का, रीडर कैरेक्टर का पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। फिर आता है क्लाइमेक्स के बाद फॉलिंग एक्शन। फॉलिंग एक्शन में क्या होता है कि जो कैरेक्टर है उसके सारे चैलेंजेस, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है रिजॉल्व हो जाते हैं, और जो है वो सारी प्रॉब्लम से निकल जाता है, उसने जो जो प्रॉब्लम फेस करने थे वो कर चुका होता है, और जो है वो प्रॉब्लम फेस करके हीरो बन के बाहर निकल आता है। और अंत में आता है रिविलेशन। रिविलेशन में क्या होता है कि उसकी फेट जो है, मतलब जो प्रॉब्लम के बाद जो हीरो जो आगे बढ़ के निकलता है और उसके साथ फिर सब अच्छा अच्छा होता है, उसका फेट जो है फॉर्च्यून में बदल जाता है और सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, तो ये होता है रिविलेशन। उसकी जो लाइफ का जो रिविलेशन है जो कि बहुत अच्छे से खुलकर आता है। तो ये था आपका एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, जिसमें हमने 4 चीजें पढ़ी: प्लॉट, कैरेक्टराइजेशन, नैरेटिव टेक्निक एंड स्ट्रक्चर। ओके, अब हम पढ़ने जा रहे हैं, हमने पढ़ा पहले एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी, और इसी यूनिट में है टाइप्स ऑफ प्रोज एंड प्रोज स्टाइल। तो कुछ प्रोज के बारे में पढ़ेंगे और क्या क्या प्रोज स्टाइल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला है, हमें पहला टर्म दिया गया ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, बायोग्राफी क्या होती है। बायोग्राफी क्या होती है कि जैसे किसी के जीवन के बारे में पूरी बात लिखना, और वो स्पेशली वो पर्सन बैठा हो और आपको बताए कि उसकी जिंदगी में क्या क्या हुआ, और एक प्रोफेशनल राइटर जब उसको लिखता है उसको और अच्छा बना के, उसको और इंटरेस्टिंग बना के, तो वो कहलाती है बायोग्राफी। किसी दूसरे से लिखवाना अपनी जिंदगी का वृत्तांत, और जो भी वो बताए, वो जिसके साथ हुआ है, जिसकी जिंदगी के बारे में लिखा जा रहा है, और एक प्रोफेशनल राइटर बैठा हो उसको वो सारी बात बता रहा है कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ, वो राइटर उसे और इंटरेस्टिंग वे में लिखे, वो कहलाती है बायोग्राफी। जैसे आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी की बायोग्राफी है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, और नहीं सॉरी, इट इज ऑटोबायोग्राफी। अब हम लोग ऑटोबायोग्राफी के बारे में जानेंगे। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, मैंने बताया कि बायोग्राफी किसी प्रोफेशनल राइटर से लिखवाई जाती है। ऑटोबायोग्राफी क्या होती है, जो खुद एक इंसान अपनी जिंदगी के बारे में एक किताब लिखता है, वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटो मतलब खुद, और बायोग्राफी मतलब जिंदगी का वृत्तांत, मतलब जिंदगी के बारे में मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, लाइफ की सारी हिस्ट्री अपने बारे में, वो कहलाती है ऑटोबायोग्राफी। और मैंने बायोग्राफी के बारे में आपको बता ही दिया कि जब कोई अपनी जिंदगी की कहानी किसी और राइटर से, किसी प्रोफेशनल राइटर से लिखवाता है या कोई भी दूसरा लिखता है, वो कहलाती है बायोग्राफी, जिंदगी के बारे में। फिर कहलाता है, एक आता है टर्म मेमोयर। मेमोयर क्या होता है, एक इंसान किसी दूसरे के बारे में लिखता है,
अपनी पर्सनल नॉलेज से। मैंने बताया बायोग्राफी में कोई इंसान अपनी कहानी बताता है, लेकिन इसमें कोई दूसरा बताता नहीं। जिसके बारे में जो लिख रहा है वो राइटर को कुछ नहीं बताता। राइटर को जो उसके बारे में याद होता है, या राइटर का जो पर्सनल एक्सपीरियंस उस पर्सन के साथ रहता है, जो पर्सनल मेमोरीज, पर्सनल नॉलेज उस पर्सन के साथ रहती है, वो उसी के बेसिस पे वो लिखता है। वो कहलाता है मेमोयर। मतलब मेमोयर मेमोरी से रिलेटेड है। मेमोयर और मेमोरी, जो भी मेमोरी रहती है उस पर्सन के लिए, जो राइटर है उसके मन में, वो उसके अकॉर्डिंग वो मेमोयर को लिखता है। और फिर आता है ट्रेवलॉग। ट्रेवलॉग मतलब ट्रैवल के बारे में, अगर हम कहीं ट्रैवल पे घूमने गए तो हमने एक किताब लिखी कि ऐसा ऐसा। अब वो किताब ना कह लो, व्लॉग कह लो, ट्रैवल व्लॉग्स। ट्रैवल व्लॉग में क्या करते हैं लोग, जाते हैं कहीं भी और ब्लॉग्स बनाते हैं कि आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, आज मैंने ये किया, ये खाया, ये पिया, तो वो वीडियो में आ जाता है। लेकिन ट्रैवलॉग मतलब वो लिखा हुआ रहता है, मतलब अपनी यात्रा का वृतांत। पहले तो यूट्यूब वगैरह नहीं थे, पहले तो वीडियोस नहीं थे, तो लोग क्या करते थे, लिखा करते थे कि क्या हमने वहां गए तो कैसी पहाड़ियां थी। लोग पढ़ के समझते थे ना पहले कि हाँ स्विट्जरलैंड कोई गया है तो उसकी बुक पढ़ते थे, या अखबारों में पढ़ते थे कि स्विट्जरलैंड कैसा है, तो वहां की पहाड़ियां ऐसी हैं, वहां के घास ऐसे हैं, वहां की गाय ऐसी हैं। तो ये होता है ट्रेवलॉग। मतलब हम लोग कहीं घूमने जाते थे, फिर उसके बारे में आके लिखते थे, अपना एक्सपीरियंस लिखते थे, वहां के बारे में पूरा प्रॉपर डिस्क्राइब करते थे। तो इससे लोग समझते थे, अच्छा जो जा नहीं पाता था वो देखता था, वो पढ़ता था और समझता था, अच्छा दूर देश में ऐसा होता है। और अब क्या होता है, अब ट्रैवल व्लॉग्स होते हैं, जो देखता है दूसरों के व्लॉग्स को देखता है, और अच्छा ये यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा है। तो ट्रैवलॉग और ट्रैवल व्लॉग को आप कनेक्ट करके समझेंगे तो आपको याद रहेगा। नेक्स्ट इज पीरियोडिकल ऐसे। ऐसे मैंने बताया प्रोज होता है। ऐसे इज अ लूज सैली ऑफ माइंड। लूज सैली ऑफ माइंड मीन्स ऐसे में आपको कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं होती। अभी मैंने टेक्निक्स के बारे में बात की, लेकिन ऐसे की कोई प्रॉपर टेक्निक नहीं होती। बस एक राइटर को एक टॉपिक के बारे में कुछ पता होता है, कुछ, और ये फिक्शन नहीं होता। ये सबसे पहली बात, ये फैक्ट्स होते हैं, जो सही बातें होती है वही होती है। और राइटर कुछ अगर अपना एक्सपीरियंस भी लिख रहा है तो वो किसी चीज के बारे में, तो वो एकदम फैक्ट होना चाहिए, और उसका कोई टेक्निक नहीं होता। वो पहले कुछ बात बता सकता है, बाद में भी कुछ बातें बता सकता है। स्टोरी या फिक्शन में ऐसा नहीं होता। हम सस्पेंस को क्रिएट किए रहते हैं, स्टोरी अंत में रिवील करती है। जो कैरेक्टर है उसका फॉर्च्यून बताती है, राइटर का जो कैरेक्टर है उसका किस्मत जो है बदल रहा है, अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ये अंत में पता चलता है। लेकिन ऐसे में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट नहीं होता, बस इसमें बातें होती हैं, किसी चीज के बारे में फैक्ट्स होते हैं। तो पीरियोडिकल ऐसे क्या होता है, ऐसे तो आपने समझ लिया। पीरियोडिकल पीरियड, एक समय का अंतराल। पीरियोडिकल ऐसे मतलब हर हफ्ते एक पीरियड पे कुछ पब्लिश होना, मतलब 6 महीने पे पब्लिश होना, 10 दिन पे पब्लिश होना, 15 दिन पे पब्लिश होना। तो ये पीरियोडिकल ऐसे एक टाइम पे बहुत फेमस हुआ करते थे, जब राइटर्स क्लब में बैठते थे और कुछ कुछ बातें लिखा करते थे, जैसे कि देश में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, तो वो ऐसे छपा करते थे मैगजीन्स में। और इसके बहुत सारे फेमस एडिसन, जो स्टील, आप लोग आगे पढ़ोगे, जब मैं लिटरेचर और अच्छे से पढ़ाऊंगी तो आप लोग आगे पढ़ोगे। ये लोग पीरियोडिकल ऐसे के महारथी थे। ये लोग कुछ कुछ दिन पे, पीरियड्स पे, जैसे 10 दिन पे अगर पब्लिश हुआ, जैसे एक मैगजीन आई 6 महीने पे, 20 दिन पे, 25 दिन पे, एक महीने में, तो उसमें कुछ ऐसे लिखे होते थे, वो होते हैं पीरियोडिकल ऐसे। एक समय के बाद किसी चीज का छपना, किसी ऐसे का छपना, वो कहलाता है पीरियोडिकल ऐसे। देन अब नेक्स्ट टॉपिक आपका है फॉर्मल ऐसे। फॉर्मल ऐसे क्या होता है, मैंने कहा कि किसी के बारे में भी आप कुछ भी लिख सकते हो, बट वो फैक्ट होना चाहिए, वो चीजें आपको वाकई दिखनी चाहिए कि ये ऐसा हो रहा है। तो फॉर्मल ऐसे क्या होता है, जब आप किसी सामाजिक चीज के बारे में लिखेंगे, जिसके बारे में आपको लिखने से पहले शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ क्या मुझे इस शब्द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे डियर नहीं लिख सकते। जैसे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर्स आपने पढ़ा होगा, तो फॉर्मल लेटर्स में क्या, पहले आप एड्रेस लिखते हो, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम। आप प्रिंसिपल कोई लेटर लिखते हो तो रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम लिखते हो ना। तो आपकी एक भाषा में शालीनता होती है। तो फॉर्मल ऐसे में भी आपकी भाषा में शालीनता होनी चाहिए, क्योंकि वो समाज तक जाएगा, वो उन कुछ रिस्पेक्टेड पीपल तक जाएगा, और आप डेली लाइफ की बातें उसमें नहीं कर सकते। तो वो होता है फॉर्मल ऐसे, वो समाज की बातें होती है। जैसे एडिसन स्टील वाज द राइटर ऑफ फॉर्मल एसेज। फिर आता है इनफॉर्मल ऐसे।
इनफॉर्मल से मतलब आप समझ रहे हो, इनफॉर्मल मतलब हमसे आपसे कोई कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। राइटर जो है वो इन रीडर्स के बारे में बात कर रहा है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को बता रहा है, और उसको उसको नहीं भेजना है किसी भी, तो कोई वो ऐसी समाज की बहुत परेशानी वाली बात नहीं कर रहा है, बल्कि वो अपनी बातें कर रहा है, बल्कि किसी और की बातें कर रहा है जो कि फॉर्मली नहीं रिलेटेड है। तो वो होती है इनफॉर्मल एसेस। इनफॉर्मल एसे के सबसे बड़े एग्जाम्पल हैं आपके चार्ल्स लैम्ब। चार्ल्स लैम्ब अभी आपको यूनिट 4 में आपको जोसेफ एडिसन का ऐसे पढ़ना है, फ्रांसिस बेकन का ऐसे पढ़ना है, और चार्ल्स लैम्ब का ऐसे पढ़ना है। तो यानी आपके पीरियोडिकल ऐसे, फॉर्मल ऐसे और इनफॉर्मल ऐसे तीनों का एग्जाम्पल है, जो कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ाऊंगी और आपको समझाऊंगी, सारे ऐसे इसको अच्छे से डिफाइन करूंगी, जिससे कि आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाए। तो अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे मैं बनी रहूंगी, आपके सारे यूनिट्स कंप्लीट करूंगी, और मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए थैंक यू, और अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।